ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। तो इसके पहले केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या था बेसिकली, मतलब अगर ओवरऑल बात करें केमिकल बॉन्डिंग में, तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स, दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं? बेसिक क्लासिफिकेशन, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर अंदर और मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल के अंदर अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी? जो मॉलिक्यूल के अंदर बन रहे हैं बॉन्ड्स, दोज आर प्राइमरी बॉन्ड्स। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होते हैं वो क्या होता है? सेकेंडरी बॉन्ड्स, है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर प्राइमरी बॉन्ड्स, मतलब मेन बॉन्ड्स। कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होने वाले बॉन्ड है वो क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर सेकेंडरी बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब प्राइमरी बॉन्ड्स जो मेन बॉन्ड्स है उसमें हमारे पास पढ़ने को क्या है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम ही है, डिफरेंस कहां है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसने दिया इस बात में। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया उसके बाद इट बिहेव्स टोटली लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों पार्टनर्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड। और एक पार्टनर दो इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब यही दो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं तो वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वंस इट इज फॉर्म्ड इट बिहेव्स टोटली लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। फिर लास्ट में मेटालिक बॉन्ड, किसके बीच में? मेटल एटम्स के बीच में। मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो बॉन्ड बनेगा कौन सा? एक मेटल और एक नॉन मेटल, आयनिक। दोनों मेटल है तो मेटालिक, और दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यही मेन क्लासिफिकेशन था बॉन्ड्स का। अब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग हो रही, तो शेयरिंग हो रहा है तो उसका कारण क्या? व्हाट आर द थियरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन? कितनी थियरीज दी गई हैं? चार थियरीज। कौन कौन सी? सबसे पहले लुईस डॉट थियरी, सबसे पहले लुईस थियरी आई थी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थियरी, फिर वीएसईपीआर थियरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, ये चार थियरीज दी गई है किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले लुईस डॉट थियरी आई थी, इसमें क्या बोला गया था? कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, है ना। उन्होंने बोला था कि कोई भी एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना, हाइड्रोजन को डुप्लेट करना, बाकी सबको ऑक्टेट पूरा करना है, इसलिए क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, लुईस थियरी की कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे लुईस थियरी के? हाँ, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बन रहा है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट पूरा ना हो, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, वो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। कोई ऐसे कंपाउंड जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए वैलेंस शेल में, वो भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे PCl5, SF6, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये ज़ूनॉन को कोई कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, क्यों भाई? स्टेबल ऑक्टेट पूरा है फिर भी वो कंपाउंड बनाता है, ये नहीं बनाना चाहिए। और क्या कमी रह गई थी? लुईस डॉट थियरी बॉन्डिंग तो बता दे रहा था कि ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो जा रही, लेकिन बॉन्ड एंगल, है ना, शेप, इन सब के बारे में लुईस डॉट थियरी कुछ भी नहीं बोल रहा था। समझ में आई बात? क्या दो एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? जैसे लुईस डॉट थियरी के हिसाब से पानी बनाना है तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6, है ना। तो 6 में से इन्होंने बोला कि भाई एक इधर बॉन्ड बना लेगा, है ना, और एक और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अब इस HO और H के बीच में कैसा एंगल होगा? ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा, बेंट होगा, राइट एंगल्ड होगा, इसके बारे में लुईस डॉट थियरी कुछ भी नहीं कहता था। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रक्चर, शेप, इसके बारे में लुईस डॉट थियरी कुछ भी नहीं कहता था। ठीक है ना, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे लुईस डॉट थियरी में, इसलिए उसके बाद क्या आया था फिर? वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहता है? क्या कहता है? जल्दी बताओ, कुछ कहता है कि नहीं कहता है? वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहता है कि जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है उनके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल के। यानी एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, इधर भी एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, कौन ओवरलैप करता है? सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। इट डील्स विद ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि वो ओवरलैपिंग किस तरह के ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। याद है किस तरह के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, सिग्मा और पाई, है ना। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैप से, हेड ऑन ओवरलैप से। और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग से, है ना। हेड ऑन ओवरलैप कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में होता है? एस का किसी भी ऑर्बिटल के साथ हमेशा क्या होगा? हेड ऑन ओवरलैप। एस हो या SP हो। क्या P ऑर्बिटल का भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है?
बनाता है। कौन सा वाला? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी अगर z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो कौन से p ऑर्बिटल्स? pz और pz, है ना। ये एक एटम है, इसका मान लो ये दूसरा एटम है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली लाइन जो दोनों एटम के न्यूक्लियस से पास कर रही होगी। नाउ इफ दिस एक्सिस इज z एक्सिस, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। तो एक एटम यहां और दूसरा एटम यहां से आ गया तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा हुआ? z एक्सिस। एक एटम यहां है, दूसरा एटम यहां से आ गया तो y एक्सिस। एक यहां है, दूसरा यहां से आ गया तो x एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। तो अब मैं बोलूं कि z एक्सिस के अलोंग दोनों एटम्स आ रहे हैं पास, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हुआ? z एक्सिस। तो कौन से और p ऑर्बिटल्स जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? pz और pz। अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो px और px के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और बाकी के जो दो p ऑर्बिटल्स होंगे क्या बनाएंगे? साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, वो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है वो सिग्मा या पाई हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। जब p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो p ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं, एक पॉजिटिव लोब से दिखाते हैं, एक नेगेटिव। ओवरलैपिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेम साइन वाले लोब्स आमने सामने आने चाहिए, यानी अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, तब तो ये ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया मतलब ये क्या है? नेगेटिव ओवरलैपिंग, यानी यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना। कभी कभी ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो ओवरलैपिंग पॉजिटिव होने के लिए, सक्सेसफुल ओवरलैपिंग होने के लिए, बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरत है? कि सिमिलर साइन वाले लोब्स आमने सामने आए। ठीक है, ये कौन सी ओवरलैपिंग? अगर ये प्लस और ये माइनस होता तो कौन सा बॉन्ड बनता? सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड बनता। साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहे, साइड से भिड़ रहे हैं, तो ये क्या है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। सिग्मा और पाई में कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। सिग्मा बॉन्ड में एस एस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? पीपी ओवरलैप सबसे अच्छा होता है ना। ये पूछा जाता है एस 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 पी और पीपी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप कौन सा होता है? पीपी ओवरलैप। भाई पी ऑर्बिटल देखो, पी ऑर्बिटल में एक लोब है और ये दूसरा लोब है, मतलब दो पी ऑर्बिटल्स हो गए, ये इसका पहला और दूसरा लोब, इसका पहला और ये दूसरा लोब। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस के इधर इतना पार्ट है जो जाके क्या होता है? ओवरलैप हो सकता है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, है ना। जबकि एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है पीपी ओवरलैप, फिर एसपी और फिर एसएस ओवरलैप। ठीक है। अब पाई बॉन्ड जो बनता है वो दो तरह का बनता है, मतलब एक्चुअली तीन तरह का बनता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। पी की पी के साथ हो रही है, पी की डी के साथ हो रही है, या डी की डी के साथ हो रही है। अकॉर्डिंगली पाई बॉन्ड इज ऑफ थ्री टाइप्स, पी पाई डी पाई और डी पाई, है ना। कौन कौन सा? पी पाई डी पाई और डी पाई। इस तरह के तीन तरह के पाई बॉन्ड्स बनते हैं। पी पाई और डी पाई बॉन्ड गिनने आ रहा है क्या? जैसे आपसे पूछा जाए कि SO3 मॉलिक्यूल है, SO3 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड, पहले तो ये बताओ। 3 सिग्मा और 3 पाई। भाई सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो इसने क्या किया? 3 ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। नाउ द क्वेश्चन है, ये 3 पाई बॉन्ड है, ये कैसे हैं? पी पाई है या पी पाई डी पाई, या कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई? एक पी पाई और 2 पी पाई डी पाई। श्योर है क्या? देखो, जिनको नहीं पता एक बार चेक कर लो। सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या है भाई? sp2, है ना। सल्फर का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, क्या होता है वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3p4, ये वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी सल्फर कितने बॉन्ड बनाने की स्थिति में है? 2। सल्फर को बॉन्ड बनाना कितने हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कौन क्या है? कि जो ऑर्बिटल्स, जो एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं उनके कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, एंड दैट आल्सो हैविंग ऑपोजिट स्पिन। तो इसमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है? 2 ही है। तो अभी सल्फर कितने बॉन्ड बनाने की कंडीशन में है? सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की कंडीशन में। बनाना कितना है इसमें? 6 बनाना है, अभी 2 बनाने की कंडीशन में है। तो फिर ये इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इसको 6 बॉन्ड बनाना है, यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा दोगे आप। 1 इलेक्ट्रॉन जंप कराओगे किसमें? 3D में। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 3D में जंप कराओगे तो ये क्या होगा? इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4।
तो 4 बॉन्ड बनाने कंडीशन में आया, अभी भी काम नहीं चलेगा तो ये भी जंप करेगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब ये 6 बॉन्ड बनाने की कंडीशन में आ गया, यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब ध्यान से देखना है ना, अब इसको कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, तो एक s और 2 p तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। ठीक है, अब बच गया इसके पास क्या? एक p और 2 d, ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड्स। तो एक इसका p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो p पाई, और इसके 2 d ऑर्बिटल्स 2 अलग अलग ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो d पाई p पाई, यानी इसमें एक तो क्या होगा? p पाई और बाकी 2 क्या होंगे? d पाई p पाई। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता दिया, आपको इतना देखना भी नहीं। आप तो क्या देखोगे भाई, सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? sp2 बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो p पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितना बचा? 1। तो बाकी पाई बॉन्ड किससे बनेगा? d से ही बनेगा। ऑक्सीजन के पास सिर्फ p या d है ही नहीं, तो इसका एक तो बॉन्ड p से बनेगा और दूसरे बॉन्ड किससे बनेंगे? d से बनेंगे। समझ आ गई बात? इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपसे पूछा जाए H2SO4 में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? H2SO4 में 2 पाई बॉन्ड है। कौन से पाई बॉन्ड्स हैं? दोनों p पाई d पाई है, क्योंकि H2SO4 में सल्फर क्या है? sp3, तो सल्फर के पास कोई p तो बचा नहीं, तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? d बनाएगा। तो दोनों क्या है? p पाई d पाई। समझ आ गई बात? इस तरह से हम डायरेक्टली p पाई d पाई या d पाई p पाई जो भी है वो बता सकते हैं। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से, जैसे मान लो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो BF3 मॉलिक्यूल को मैंने ले लिया, BF3 मॉलिक्यूल को लिया। अब आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि BF3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम किस स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। जैसे SO3 में पूछा जाए सल्फर कौन से स्टेट में है? SO3 में सल्फर कौन से स्टेट में था? SO3 में सल्फर कौन से स्टेट में था? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था, है ना। ऐसे सवाल आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, इस तरह के क्वेश्चंस। BF3 का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो बोरॉन का, तो बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। कितने बॉन्ड बनाने की कंडीशन में? 1। बनाना कितना है? 3। तो इसको कहां जाना पड़ेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब ये 3 बॉन्ड बनाने की कंडीशन में आ गया। सो इन BF3 बोरॉन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो बोरॉन आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अब इसको बॉन्ड बनाना है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहता है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो बोरॉन का ये क्या है? S, और ये दोनों क्या है? P। तो बोरॉन का ये S ऑर्बिटल फ्लोरीन के P ऑर्बिटल के साथ, फ्लोरीन के P ऑर्बिटल के साथ, यहाँ फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन हो, ये भी फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन के P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो 1 2 3 BF3 बॉन्ड बन रहा है। फ्लोरीन के पास एक ही P ऑर्बिटल होता है? नहीं, P ऑर्बिटल तो 3 होते हैं एक्चुअली, हाफ फिल्ड 1 होता है। तो इस फ्लोरीन का हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, दूसरे वाले का इसके साथ, तीसरे वाले का इसके साथ, 3 बॉन्ड बने। ये वाला बॉन्ड कैसे बना है? sp ओवरलैप से, ये बना है pp ओवरलैप से, ये बना है pp ओवरलैप से। मतलब BF3 में जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, क्या वो तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं? तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, एक sp ओवरलैप से बन रहा है और 2 pp ओवरलैप से, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर नहीं है। दूसरा, बोरॉन में जो 2 p ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में एंगल कितना है? p ऑर्बिटल्स के बीच में कितनी एंगल होती है? 90 डिग्री। यानी BF3 में 2 BF बॉन्ड तो कैसे होने चाहिए? 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए। भाई सेंट्रल एटम के 2 ऑर्बिटल्स अगर ऐसे हैं, यहां आके कुछ जुड़ रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री तो होगा, है ना। तो BF3 में 2 बॉन्ड्स के बीच की एंगल तो 90 डिग्री होनी चाहिए। और s ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो s यानी 2 बॉन्ड्स तो फिक्स होने चाहिए 90 डिग्री, ये बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। और एक फ्लोरीन होना चाहिए जो कहीं भी हो सकता है इनमें से, ऐसा मतलब फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, और कम से कम एक एंगल तो आनी चाहिए कितनी? 90 डिग्री की। पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि BF3 में तीनों बॉन्ड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल बराबर स्ट्रेंथ के। sp ओवरलैपिंग से और pp ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या बराबर होगी?
बराबर तो नहीं होगी, है ना, पर पाया गया है कि एक्चुअली क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। और BF3 में सारे बॉन्ड एंगल्स बिल्कुल बराबर है, कितने, 120 डिग्री, एक भी 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है। मतलब यहां कुछ तो गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को करेक्ट करने के लिए क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। यानी हाइब्रिडाइजेशन इज वन स्टेप अहेड ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है, उसी कॉन्सेप्ट में एक नया टर्म लाया गया, उसमें क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी में हाइब्रिडाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट लाया गया, तो अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो S और P ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं अगर डायरेक्ट, ये अगर डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं तो सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला कि ये S और ये P ऑर्बिटल्स डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब क्या होगा, बॉन्ड बनाने के पहले, बॉन्ड इसके पहले कि बोरॉन अपने आप को फ्लोरीन के सामने प्रेजेंट करे, जस्ट बिफोर दैट बोरॉन अपने आप को तैयार करता है। उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंदर ही अंदर फ्लोरीन के सामने जाने के पहले तैयारी करते हैं। वो क्या करते हैं, इनके ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के नए तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी एंड सिमिलर डिस्टेंस, है ना। तो अब ये तीन ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो तीन नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, तीन नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, और तीनों की एनर्जी, तीनों का शेप, तीनों की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल सब क्या है, बिल्कुल बराबर, है ना। तो एक S और दो P कंबाइन हुआ, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके तीन नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप वेप सब एक जैसा होता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तीनों की एनर्जी भी बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब बोरॉन के तीन ऑर्बिटल्स एक जैसे हो गए, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन के साथ ये बना लेगा, एक फ्लोरीन के साथ ये बना लेगा, एक फ्लोरीन के साथ ये बना लेगा। तीनों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई, बिल्कुल बराबर। फ्लोरीन तीनों के पास क्या, p ऑर्बिटल ही है, sp2p sp2p sp2p, एक जैसे बॉन्ड्स हो गए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बराबर हो गई। हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम पे हमको तीन बॉन्ड्स बनाने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं। तो एक स्फीयर के सेंटर पे तीन लाइंस आपको खींचनी है एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे, तो एंगल क्या रखोगे, 120 डिग्री। सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है, ध्यान रखना। लेकिन स्फीयर में भी तीन लाइंस को अगर एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रखना है, तो वो एंगल क्या होगी, 120 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री के एंगल पे ये तीनों एक दूसरे को ओरिएंट कर लेते हैं। तो ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, ये sp हाइब्रिड sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और ये शेप बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर। यहां तक समझ में आ गई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही मीथेन में कार्बन के पास एक S और 3 P था। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो 3 P जो होता वो ओवरलैप करता और एक S ओवरलैप करता, तो सारे बॉन्ड्स अगेन आइडेंटिकल नहीं होते। और मीथेन में कुछ बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के बराबर आने चाहिए थे, पर मीथेन में एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। उसको एक्सप्लेन किया अगेन हाइब्रिडाइजेशन से। कार्बन का एक S और 3 P कंबाइन कर करके चार नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो उसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, एक ऊपर की तरफ और तीन नीचे की तरफ बेंड, बिल्कुल ट्राइपॉड स्टैंड जैसा। ट्राइपॉड स्टैंड, तीन नीचे की तरफ बेंड है और एक ऊपर की तरफ, है ना। दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 109 डिग्री 28 मिनट के। कितने टेट्राहेड्रल एंगल्स होंगे, 6। कितने टेट्राहेड्रल एंगल्स होंगे, 6। जो तीन नीचे हैं उनके बीच में 1 2 3, तीन ही हो गए, और ऊपर वाले का तीनों के साथ 1 2 3, ठीक है। तो टोटल 6 एंगल्स होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल की क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या प्रेडिक्ट होता है, ज्योमेट्री, शेप नहीं। शेप कैसे प्रेडिक्ट होगा, शेप कैसे प्रेडिक्ट होगा, VSEPR थियरी से। शेप इज प्रेडिक्टेड बाय VSEPR थियरी। अभी हम क्या प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है,
हाँ, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी बॉन्ड्स हैं और जो भी लोन पेयर्स हैं सबको इंक्लूड करते हुए जो दिखता है वो क्या है, ज्योमेट्री। अब उसमें से लोन पेयर्स को छोड़ दिया तो जो बचा, यानी एक्चुअल जो एटम्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या है, शेप। ठीक है ना, तो शेप के लिए हम VSEPR थियरी का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ज्योमेट्री की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास, हाँ बोलो। आते हैं भी, सब आते हैं। किसमें? VSEPR पे तो मैं आया ही नहीं, बस नाम ही लिया VSEPR का। बॉन्ड, हाँ इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, जैसे SO2 है सपोज, है ना, SO2 है, SO2 में पूछ रहा है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, पहले तो ये बताओ। 2 पाई बॉन्ड है, कैसे बना होगा, है ना। SO2 में सल्फर कौन से स्टेट में होगा, पहले तो ये बता, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करें, कितने बॉन्ड बनाने इसमें, 4 बनाने, तो यहां से इसको निकाला और यहां पहुंचा दिया, 4 बना लिया। ठीक है, अब इस पूछूं मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अभी मैं वैसे सिखाऊंगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब एक S और 2 P तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कि पाई बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यहाँ पे लोन पेयर रह जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन बचा, एक तो ये और एक तो ये, तो एक P वाला बनाएगा और एक D वाला बनाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर ज्योमेट्री की बात करें, ध्यान से समझना, तो अगर हाइब्रिडेशन sp होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लानर 120 डिग्री, है ना। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, sp3d होगा तो sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 में आता है शेप, है ना, स्क्वायर पिरामिडल आता है sp3d2 में शेप आता है। हाँ, ज्योमेट्री की बात करें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल अलग अलग आते हैं, हाँ 120 डिग्री वाले और 90 डिग्री वाले। 120 डिग्री के कितने, 3, हाँ 180 के भी आएंगे, 90 के कितने, 90 के कितने, 6, ऊपर वाले का तीनों के साथ और नीचे वालों का भी तीनों के साथ 6, और 180 का 1। ठीक है, sp3d2 कौन सा शेप, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री के, है ना। फिर sp3d3 स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना। sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 और 90, 72 के 5 और 90 के 10। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये नहीं है, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, इसमें एक बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर होगा, तो ये सारी बातें कब आएंगी, VSEPR में, वो शेप की बात है। ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल 7 है, तो 5 तो पेंटागन के कॉर्नर्स पे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है ना। अब सवाल आता है कि ठीक है भाई, ये सब हमको पता चल गया, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री सब कुछ, मुद्दा तो यह है कि हाइब्रिडाइजेशन निकाले कैसे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना इज इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करने जा रहे हैं, ना, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, एक तो स्ट्रक्चर दिया है और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना। स्ट्रक्चर दिया है अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेरिक नंबर गिनना है। स्टेरिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, आपको कोई मॉलिक्यूल दियो तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, पूरे मॉलिक्यूल का होता है क्या, सेंट्रल एटम का, उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं,
है ना। तो स्टेरिक नंबर किस पे देखोगे, सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम पे देखोगे कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर हैं, वो बता देगा आपको हाइब्रिडाइजेशन, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। आपको पाई बॉन्ड नहीं गिनना होता है, ठीक है। स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 3 4 5 6 है ना। 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 के लिए sp2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट कर लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए ये, अब स्ट्रक्चर बना के ही दे दिया है आपको, तो दिख रहा है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है क्या इसमें? नहीं है, सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। पानी में 2 लोन पेयर है, बना के दिया हुआ नहीं होगा, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3। इस तरह से निकाल लेते हैं ना। ये सब तो आप कर लेंगे ना। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भाई फॉर्मूला वाला हम सीखने ही वाले हैं, फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे तभी वैसा ही आएगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बताएं कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाँ कुछ तो होता है वैलेंशियल का लेना और देना, बोलो भाई। हाँ वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम्स उससे अटैच्ड हैं, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, डिवाइड बाय 2। बहुत बढ़िया। वैलेंशियल में, सेंट्रल एटम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेगेटिव चार्ज जो होगा उसको प्लस कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसको माइनस कर देंगे, है ना। इससे आपको Z मिल जाएगा, Z आ गया तो काम ही हो गया। जैसे NH3 पे चेक कर लेते हैं, सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। मोनोवैलेंट एटम्स, ये तो याद ही है, इसी पे तो चेक करेंगे, जो याद नहीं होगा उस पर चेक कैसे करेंगे, याद है तभी तो कंफर्म करा रही हूं उस पर। 5 3 8, 8 बाई 2 sp3। H2O का भी हमें याद है sp3, 6 2 8 बाई 2 sp3 हो गया। चलो सल्फेट का भी याद है ना, सल्फेट का याद है, नहीं याद है तो ठीक है, 6 2 8 मोनोवैलेंट एटम्स है नहीं तो sp3, ठीक है। कार्बोनेट 4 2 6 मोनोवैलेंट है नहीं sp2, ठीक है। नाइट्रेट 5 1 6 sp2। NO2 प्लस, NO2 प्लस का sp, है ना, NO2 प्लस का sp क्या हो, NO2 प्लस का sp नहीं होगा क्या, 5 में से 1 निकल गया sp। नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 होता है, इसमें कोई डाउट है क्या? सारे याद किया, एक भी नहीं है। बायोमोलिक्यूल से कुछ आया था, क्या आया था? वो नेटिव प्रोटीन तो नहीं था मैंने अमीनो एसिड याद किया तो प्रोटीन पूछ रही है, बताओ। एक पन्ना बना करता है यार, अगले पेज पे लिखा है। ये अन्याय है। वैसा वाला तो सीन नहीं हुआ, जिसमें डीएनए खोला था। एक वो इंटरव्यू देखा था रोशन, जिसमें वो कुछ बच्चे थे, वो क्या हो गया, पबजी खेलने थे, फिर उन्हें एग्जाम था उनका, कह रहे कि 3 बजे रहता था कि फिजिक्स का पेपर है, फिर उसके बाद ही कहता पर आज तो मैच का पेपर था, मैच था।
ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ ना। पेपर देने के बाद भी नहीं पता चला। वो रात को 12 बजे पबजी खेलने वाले बंदे हैं, कह रहे हैं 30 नंबर आ जाएगा। सही है। नाम में लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था। तो भाई इतना डिटेल में मत जाओ। नहीं, लेकिन अब तो मुझे मतलब लिटरली लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है सामने। पता नहीं, आने दो फिर बताऊंगी। SIF4 SIF4 हाइब्रिडाइजेशन बताते जाओ फटाफट। sp3 sp3d sp3 sp3d2 sp3d 8 2 10 ही होता है ना। sp3d sp3 sp3d2 8 4 12 sp3d 7 3 10 sp3 sp3 sp3d sp3d है ना। 7 2 9 1 10 sp कैसे sp ही रहेगा भाई। एक i3 प्लस i3 माइनस तो मैं पहचान रहा था, ये i3 प्लस कैसे हो गया। एक i है और 2 i और है ना। तो 7 2 9 और एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए 8, तो है sp3 है ना। sp3 समझ में आ गई बात। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से आपको ज्योमेट्री का अंदाजा लग जाता है। अब इस ज्योमेट्री का अंदाजा लगाने में दिक्कत क्या हो रही थी कि अमोनिया है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल और पानी, ये तीनों के केस में क्या हो रहा था हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था तीनों के केस में 109 डिग्री 28 मिनट है ना। लेकिन बॉन्ड एंगल आया सबका एक जैसा नहीं है ना। इसका बॉन्ड एंगल आया तो 109 डिग्री 28 मिनट आ गया इसका। तो इसका कितना आया 107 और इसका 104.5। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन फिर भी तीनों के बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ रहा है। सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी बॉन्ड एंगल में अगर डिफरेंस आ रहा है और एक ठीक ठाक डिफरेंस आ रहा है, 2.5 डिग्री के आसपास का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आया VSEPR थियरी। भाई इन तीनों मॉलिक्यूल्स को जो एग्जामिन किया गया तो पाया गया कि सम ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो सब में 4 है, लेकिन इसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। यानी दीज स्पीशीज आर डिफरिंग इन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है उनके नेचर में डिफरेंस है। यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर है, वहां पे लोन पेयर और ज्यादा है। यानी देख रहे हैं इनमें सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दे आर डिफरिंग इन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो फिर यहाँ पे एक बात आई सामने कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर उनके बीच में रिपल्शंस होते हैं, है ना। समझना, एक एटम है, इस एटम के पास एक बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे। इस रिपल्शन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक वैसे ही कोई दूसरा स्पीशीज है, इसके पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, इसको लोन पेयर रिपल्शन। और अगर हमारे पास कोई स्पीशीज है, इसके पास एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, तो अगेन ये रिपल्शन को क्या बोलेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब नॉर्मली दिमाग से सोच के बताओ कि कौन सा रिपल्शन ज्यादा होगा? लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा या बॉन्ड पेयर का? लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर लोकलाइज्ड है।
जबकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बटे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक्चुअली इस पे नेट एक इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में बटा हुआ है, तो इस पे भी नेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, जबकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन है। इसलिए लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगा, है ना। अगर लोन पेयर का रिपल्शन बढ़ेगा, एक ही एटम पे कुछ लोन पेयर्स है कुछ बॉन्ड पेयर्स हैं, तो लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा धक्का देंगे तो बॉन्ड पेयर्स क्या होंगे, पास आ जाएंगे। तो लोन पेयर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल उतना कम होता है। लोन पेयर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड्स जो होंगे, भाई एक ही एटम में लोन पेयर भी है और बॉन्ड्स पेयर भी है, तो जब लोन पेयर्स दूर जाएंगे तो बॉन्ड पेयर क्या होंगे, पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होती है, कम होती है। तो मोर इज द लोन पेयर, लेसर इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल परफेक्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो वो एक लोन पेयर तीनों बॉन्ड्स को धक्का मार रहा है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो रही है, कम हो जा रही है 107 डिग्री। और यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो ये लोन पेयर फिर बॉन्ड्स को धक्का मार रहे हैं, तो बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए 104 डिग्री और सॉरी 104.5 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो VSEPR थ्योरी ये कहता है कि डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम के कारण बॉन्ड एंगल्स डिफर करती हैं, हाइब्रिडेशन सेम होने के बाद भी। इसी को हम बोलते हैं VSEPR थियरी। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो वहां पे शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होगी, सेम। शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होगी, सेम। शेप में क्या लेते हैं, ज्योमेट्री में क्या लेते हैं, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर को लेकर के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। और लोन पेयर्स को छोड़ दे तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेप। लोन पेयर्स को इग्नोर कर दें तो जो भी दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम, शेप। सिर्फ बॉन्ड्स को देखते हैं। ठीक है, तो अगर लोन पेयर नहीं होगा कहीं पे तो शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होती है, सेम। अब अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात करें तो अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वहां पर रिपल्शन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा ना। यानी डबल बॉन्ड के साथ रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल सिंगल, और सिंगल का रिपल्शन सबसे कम होगा। मतलब लोन पेयर रिपल्शन तो सबसे ज्यादा होगा ही, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन में भी डबल का रिपल्शन ज्यादा, डबल सिंगल का कम और सिंगल का सबसे कम। समझ आ गई बात। लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर में अगेन डबल और सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल का रिपल्शन ज्यादा होगा, मल्टीपल सिंगल का कम होगा, सिंगल का रिपल्शन सबसे कम होगा। जैसे अगर आपके पास ये कोई क्वेश्चन है, कौन सा बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, θ1, फिर 2 और 3 बराबर होगा और 4 सबसे कम होगा। ठीक है ना, यहां पे बताओ θ1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा तो लोन पेयर को तो लेना ही है, θ1 θ2 में ये तो कॉमन है, तो यहाँ डबल है यहाँ सिंगल, इसलिए θ1 ज्यादा फिर θ2, फिर डबल सिंगल का ज्यादा होगा और सिंगल का सबसे कम होगा। ठीक है, अब शेप की बात करनी है हमें, VSEPR थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हम शेप प्रिडिक्ट करेंगे, है ना। स्टेरिक नंबर 2 है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, पहला केस। स्टेरिक नंबर 2 है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला करके, तो हमने 2 बॉन्ड पेयर ले लिया, 0 लोन पेयर, मॉलिक्यूल हो जाएगा AB2 टाइप, AB2 टाइप। बॉन्ड्स को हम, बॉन्ड किसके साथ बनेगा, किसी एटम के साथ, तो जिस एटम के साथ, सेंट्रल एटम को हमने माना A, जिस एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है उसको मान रहे हैं B, और अगर लोन पेयर है तो उसको L से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब A का 2 बॉन्ड बना, A ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, किसके साथ बनाया है, कोई सराउंडिंग एटम, उसको हमने क्या माना है, B, तो ये बोलेंगे AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, इसमें लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, है ना। स्टेरिक नंबर क्या है 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर, है ना। शेप भी लीनियर क्योंकि लोन पेयर नहीं है। एग्जांपल्स BCl2 हो गया, है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 में 1 और 1 वाला केस ले ले, एक बॉन्ड और एक लोन पेयर, एक बॉन्ड और एक लोन पेयर ले लिया, तो ये क्या हो गया, ABL टाइप, ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये लोन पेयर, ABL टाइप मॉलिक्यूल, हाइब्रिडेशन अगेन sp। शेप
लीनियर। दो एटम है तो शेप हमेशा क्या होगा, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, शेप दो ही एटम है तो क्या होगा, लीनियर। तो शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, फिर हमने ले लिया 3 में 3 टाइप, यानी ए बी 3 टाइप मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसकी ज्योमेट्री तो ये हो गई, शेप सेम होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर हमने 0 लिया है, लोन पेयर हमने क्या लिया है, 0। ठीक है, 0 लोन पेयर मॉलिक्यूल, एग्जांपल BX3SO3 होगा क्या, SO3 होगा ना, चेक कर लो, 6 हो गया, लोन पेयर है ही नहीं, sp2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 में 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, AB2L टाइप मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री तो वही होगा ना, ज्योमेट्री तो स्टेरिक नंबर से डिसाइड होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप कैसा हो जाएगा इसका, वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप, वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। और ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 120 डिग्री से कम हो जाएगा, क्योंकि आइडली तो 120 होना चाहिए, इस रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 से कम हो जाएगा। ठीक है, HNO2 SO2 दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, कोई एग्जांपल ऐसा लग रहा हो जो नहीं समझ में आओ तो पूछ लेना, ये बेसिक है, इसमें इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ इसमें। हाइब्रिडेशन आ जाना ना, 5 1 6 sp2 6, कोई मोनोवैलेंट एटम है नहीं, अगेन sp2। ठीक है, नेक्स्ट 3 में 1 और 2 टाइप, ABL2 एक बॉन्ड 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री तो अगेन ट्राइगोनल प्लेनर, शेप लीनियर, 2 ही एटम है तो शेप हमेशा लीनियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, शेप हमेशा लीनियर होगा। जब 2 ही एटम है, AB एक सेंट्रल एटम एक सराउंडिंग एटम, 2 तो लोन पेयर है ना। एग्जांपल, एक बॉन्ड 2 लोन पेयर, याद आया, आगे गया, एक बॉन्ड और 2 लोन पेयर, वो क्या था, हाँ वैसा ही कुछ, वैसा ही कुछ, कार्बिन जैसा ही, नाइट्रीन, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में एक ने बॉन्ड बना लिया और 2 लोन पेयर्स रह गए, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रीन। ये भी इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, नॉट अ स्टेबल स्पीशीज, नाइट्रीन है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगा इसका, sp2, लेकिन शेप कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि 2 ही एटम्स हैं। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट 4 0 sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, एग्जांपल्स खूब सारे हैं, है। नेक्स्ट 3 1 AB3L, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल में एक तो लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया तो जो बच गए वो तीनों कैसा शेप बना रहे हैं, पिरामिडल। कौन सा पिरामिडल, अगर और थोड़ा डिटेल बताना हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल, स्क्वायर नहीं, इसीलिए पूछा मैंने, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पे ग्रुप लगे हैं और पिरामिड जैसा शेप है ना, सो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ठीक है, एग्जांपल NH3 CH3 माइनस, और बोलो, तुम भी बोले थे कुछ, PCl3 हो जाएगा ना, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, सो दीज आर एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट 2 and 2, अगेन sp3 शेप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल, शेप कैसा हो जाएगा, बेंट एंगुलर वी शेप्ड, है ना, अभी भी तो बेंट शेप ही है, बॉन्ड एंगल और कम हो गया पर शेप तो इसको भी वी शेप या बेंट शेप ही कहेंगे। दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट 1 and 3 ABL3 एक बॉन्ड और 3 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप लीनियर, 2 ही बॉन्ड्स हैं, शेप हो जाएगा लीनियर। एग्जांपल, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड, HF HCl, है ना, CLO माइनस। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर ज्योमेट्री विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, यहां तक तो नॉर्मल सी बातें थी, अब यहां पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी
Z5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d है ना, पांचों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 बॉन्ड सेम प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, सेम प्लेन में जो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ऊपर नीचे वाले को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री और 2 एक्सियल के बीच में 180 डिग्री। ठीक है, एग्जांपल्स PCl5, PF5 है ना, SOF4, PF3Cl2, XeO3F2, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें कोई ऐसा एग्जांपल है क्या जिसमें आप ये नहीं कन्विंस हो पा रहे हो कि sp3d है? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है। 5 5 10, 5 5 10, 6 4 10, 5 और ये 5 10, 8 और 2 10, सब sp3d है। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो सबका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। किसी के पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है ना, तो सारे बॉन्ड्स ही बनेंगे, यानी सबका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो सवाल पूछ सकते हैं वो क्या, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। जैसे PCl5 है, PCl5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि PCl5 में जो 5 PCl बॉन्ड्स है क्या वो बराबर है? PCl5 में पांचों बॉन्ड्स बराबर नहीं है। कितने बॉन्ड्स बड़े हैं? एक्सियल वाले बड़े हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड्स जो है वो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा है। एक बात तो PCl5 में ऑल द 5 बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल। PBr5 में भी बराबर नहीं है। PI5 में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, PF5 में बराबर है, सारे बॉन्ड्स बराबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। PF5 में पांचों बॉन्ड्स बराबर होते हैं, ये आपको एज ए डेटा याद रखना है। अब नीट वालों के लिए स्पेशली बता दूं, नीट वालों के लिए स्पेशली बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, आपसे पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 5 बॉन्ड्स आर ऑफ आइडेंटिकल लेंथ या ऑल आर ऑफ नॉट आइडेंटिकल लेंथ, है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल आर नॉट ऑफ आइडेंटिकल लेंथ, आपके पास ऑप्शन में PF5 भी है और PCl5 भी है ना, तो PCl5 बोल दोगे, है ना। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, PCl5 वाला ऑप्शन नहीं है ना, तो PF5 को आप नॉन आइडेंटिकल मान सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर क्या चाहता है। आपके सिंगल करेक्ट होता है, आपको आइडिया लग जाता है। मतलब PF5 में सीधी सी बात, में मुद्दे की बात ये बता रही हूं कि PF5 के पांचों बॉन्ड्स को बराबर मानना है कि नहीं मानना है, ये डिपेंड करता है सवाल के बाकी ऑप्शंस पे। सवाल क्या है और बाकी ऑप्शंस क्या है, आपको सिंगल करेक्ट बताना है। समझ में आ गई बात? जेई वाले फॉर श्योर PF5 में आइडेंटिकल और PCl5 PBr5 में नॉन आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ PF3Cl2, PF3Cl2 में आपसे पूछा जाए कि Cl PCl बॉन्ड एंगल बताओ क्या होगा। Cl PCl बॉन्ड एंगल इन PF3Cl2 120 होगा, 120 होगा। हाँ, 120 120 एक ही होता है भाई। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के अलोंग ज्योमेट्री तो हमारी क्या आ गई, sp3d। अब सवाल बस इतना उठता है कि क्लोरीन यहां रखनी है, 2 फ्लोरीन यहां रखना है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऐसा भी सोच सकते हैं भाई, नहीं F3 है ना, F3 बनाना है, ये है ना, क्या ही बना दिया मैंने। कोई सोचे कि 3F है और 2 क्लोरीन ऐसे बना दें, तो अगर ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने तो 180 डिग्री एंगल दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर सोच लिया तो 120 डिग्री दिख रहा है, और जो कहीं एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन बना दिया तो 90 डिग्री का एंगल। ये 3 स्ट्रक्चर्स आप सोच सकते हैं मैक्सिमम। इनमें से कौन सा सही है? ये वाला सही है ना। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको कहां रखना होता है, एक्सियल पोजीशन पे रखना होता है सबसे पहले। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको एक्सियल पोजीशन पे रखना। अगर 1 फ्लोरीन होता तो वो भी एक्सियल पे जाता, 2 फ्लोरीन होते सिर्फ तो वो पहले एक्सियल पे जाते, 3 है तो पहले 2 एक्सियल पे गए, बचा हुआ इक्वेटोरियल पे जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज टू बी प्लेस्ड ऑन
एक्सियल पोजीशन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसी से आपका बॉन्ड एंगल गवर्न होगा। XeO3F2 जिनॉन कैसे बनाएंगे? जिनॉन आपने हाइब्रिडेशन निकाल लिया, sp3d निकाल लिया, पहले तो आप ऐसा स्केच बना लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 2 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, कहां पे? एक्सियल पोजीशन पे लगा दिया। अब ऑक्सीजन बच गए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। जिनॉन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। तो 3 ने तो डबल बॉन्ड बना लिए, मतलब 6 ने तो डबल बॉन्ड बना लिए और 2 ने सिंगल बॉन्ड बना लिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल पूछ सकता है कि 2 ऑक्सीजन XeO और OXeO के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। मतलब बॉन्ड एंगल पूछ करके वो इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर पता है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट 5 में 4 और 1, 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन अगेन वही ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अब एक आपको क्या लगाना है? लोन पेयर। लोन पेयर कौन से पोजीशन पे जाता है? लोन पेयर इज ऑक्यूपाइड बाय इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। तो लोन पेयर चला गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये जो शेप बना है इसको क्या बोलते हैं हम? सी सॉ शेप। दिस इज कॉल्ड एज सी सॉ शेप। के शेप नहीं बोलना है इसको, हाँ पाई बोल देते हैं, के शेप बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं उनको, है ना। एनसीईआरटी बोलती है तो बस अब तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन इसको के शेप नहीं बोलना है, के शेप इसको नहीं बोलना है, ठीक है। अब इसको सीसॉ शेप बोल रहे हैं तो सवाल बस ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है, पहले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है ये प्लानर है या नॉन प्लानर? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नॉन प्लानर। अब ये सीसॉ है, ये प्लानर है या नॉन प्लानर? प्लानर है या नॉन प्लानर? पक्का? हाँ, प्लानर है या नॉन प्लानर? नॉन प्लानर है। सीसॉ कैसा होता है? सीसॉ कैसा होता है? पार्क में देखा ना, ये स्टैंड और सीट एक इधर और एक इधर, नहीं ऐसा होता है सीसॉ ना, ये स्टैंड होता है, ये सीसॉ का स्टैंड जो ग्राउंड पे गड़ा हुआ है, एक सीट इधर और एक सीट इधर, तो कैसा हो गया? नॉन प्लानर। दिस इज अ नॉन प्लानर शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये नॉन प्लानर है, इसलिए के शेप नहीं है। के कैसा होता है? प्लानर शेप होता है। इट इज अ नॉन प्लानर शेप, ठीक है। इसको सी शेप बोलना सही है। SF4 XeO2F2 और IOF3 सब दिख रहा है क्या? 6 4 10, 8 2 10, 7 3 10, ठीक है। सबके पास एक एक लोन पेयर्स भी बच रहे हैं। भाई आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर। जिनॉन के पास 8 होते हैं, 4 2 6 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर। सल्फर के पास 6 होते हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं और एक लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान रखना है क्या? लोन पेयर या डबल बॉन्ड को कहां रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर या डबल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 2 AB3L2 टाइप हाइब्रिडेशन sp3d। अगेन ज्योमेट्री फिर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। शेप क्या हो जाएगा इसमें? 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर हटाओ, 2 लोन पेयर हटाओ इसमें से। 2 लोन पेयर हटाना पड़ेगा कहां से? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाना पड़ेगा 2 लोन पेयर। तो अब जो शेप बचा उसको क्या बोलेंगे? टी शेप। इट इज टी शेप। प्लेनर या नॉन प्लेनर? नाउ दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। टी शेप इज अ प्लेनर है या नॉन प्लेनर? बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट गवर्न होगा इससे, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। टी शेप मॉलिक्यूल और प्लेनर है। 7 3 10 और ये 8 2 10, है ना। 3 बॉन्ड बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 2 लोन पेयर, है ना। 8 था, 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक डबल 2 सिंगल, है ना। उसके अलावा 4 बच गए जो 2 लोन पेयर बना लिए, है ना। इसका शेप कैसा होगा? XeOF2 का। भाई जिनॉन हमने बनाया, हाइब्रिडेशन पहले हमने निकाला, है ना। अब क्या करें? 2 फ्लोरीन को तो हमें कहां ले जाना है? इक्वेटोरियल। एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, दिख रहा है टी शेप, ठीक है। अच्छा गलती से अगर यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया होता तो, यहां डबल बॉन्ड बना दिया होता तो बात वही है, बस हमको दिखता नहीं वो टी शेप होता तो अभी भी वो वही,
हमको नजर नहीं आता वो पेपर पे टी जैसा, लेकिन अभी भी वही है ना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी भी पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड या लोन पेयर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। 2-3 मॉलिक्यूल किस टाइप का हो गया? AB2L3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, अगेन sp3d ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप कैसा हो जाएगा इसका? 3 लोन पेयर लीनियर, 3 लोन पेयर, तीनों कहां चले जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक ऊपर और एक नीचे। तो क्या हो गया? लीनियर। यानी लीनियर शेप होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, sp3d में भी लीनियर शेप होता है, sp3d से भी लीनियर शेप आप रख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल प्लानर या नॉन प्लानर? प्लानर। लीनियर है तो प्लानर हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। XCF2 I3- ICl2-, ये सारे क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। नेक्स्ट कम्स 6 with 0। 6-0 मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप ऑक्टाहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए शेप भी ऑक्टाहेड्रल, सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। एग्जांपल SF6 XCO2F4 IOX5, चेक कर लो सब सही है ना। IOX5 का अगर स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें क्या करना है? आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक डबल बॉन्ड और 5 सिंगल बॉन्ड। कहां लगाएं डबल बॉन्ड? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? बोलो कहां लगाऊं? यहां लगा दूं तो सही है, कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के। ये भी सही है, मैंने ये नहीं बोला था कि ये गलत है, मैंने पूछा यहां लगा दूं तो ये भी सही। ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एक प्लेन हो गया, ये क्या है? इक्वेटोरियल, ये दोनों एक्सियल, है ना। सेम इसी मॉलिक्यूल को ये अगर मैं इन चारों को सेम प्लेन में ले लूं, एक ही बात है ना, है ना। फिर अब मैंने इन चारों को सेम प्लेन में ले लिया, समझ आ गई बात? मतलब ऑल द अलग अलग बनाया है ना, हाँ अलग ही बना है ना। मतलब चार कोई भी सेम प्लेन में रख लो, मुझे लगा ये दोनों सेम तो नहीं बना दिया मैंने वापस। चार कोई भी सेम, कोई भी मतलब क्या? दो 180 वाले छोड़ करके, 180 डिग्री के एंगल पे दो को छोड़ के बाकी चारों को आप एक प्लेन ले लें, है ना, वो सब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग अलग थे, लेकिन यहां पे सारे पोजीशंस आइडेंटिकल हैं। किसी भी चार को सेम प्लेन में लेके बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सियल हो जाएंगे, है ना। समझ में आ गई बात? यानी इसमें एक डबल बॉन्ड लगाना है तो कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लोन पेयर या एक डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पर रख सकते हो आप। 5-1 में एक लोन पेयर आ गया, वो एक लोन पेयर कहां लगाए? कहीं पे भी लगा दे, कहीं पे भी लगा दे, अभी तो वही बात हो रही थी, कहीं पे भी लगा दे। जो शेप बनेगा ये कौन सा बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, दिस शेप इज कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिडल। मतलब ऐसे लगाएंगे तो हमको दिखता है स्क्वायर पिरामिड जैसा, लेकिन लगाने को आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। 4-2 मतलब AB4L2 टाइप sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो दो लोन पेयर्स लगाने हैं वो कहां लगाने हैं? एक दूसरे से 80 डिग्री पे। सारे पोजीशंस हैं तो आइडेंटिकल, पर इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। एक आप यहां लगा दो तो दूसरा यहां लगाना पड़ेगा। एक आपका मन क्या नहीं मैं यहां नहीं लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा, लगा दो कोई दिक्कत नहीं। एक में आपका मन चलेगा, दूसरे में नहीं, दूसरा इसके सामने लगाना पड़ेगा, है ना। तो 2 लोन पेयर्स और 2 मल्टीपल बॉन्ड्स, या एक लोन पेयर एक मल्टीपल बॉन्ड, इनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे रखना पड़ेगा। बाकी पहला आप कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द शेप इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लानर शेप, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या? ये 7, 4, 11, 1, 12 sp3d2 हो गया। sp3d2 में आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक ले लिया इसने 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, 4 बच गया, 4 बच गया मतलब 2 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। 7-0 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शेप भी वही होगा क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। एग्जांपल IF7 XCF7 प्लस, XCF7 प्लस जिनॉन, जिनॉन के पास 8 होते, एक निकल गया, 7, सातों ने बॉन्ड बना लिया 7 फ्लोरीन एटम्स के साथ,
ठीक है, तो IF7 या XCF7 प्लस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें 6 और 1 हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3d3 ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। इसका शेप पेंटागोनल पिरामिडल नहीं होता है, इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। इसके लिए यही टर्म यूज होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन या कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। आप समझना, पेंटागन है, पेंटागन है यानी सारे एंगल्स कितने डिग्री पे है? 72 डिग्री पे, एक ऊपर है एक नीचे। तो ज्यादा स्ट्रेंड कौन है? यही वाले हैं। तो जैसे ही एक निकलेगा, है ना, एक एटम कम हुआ, तो अब ये वाले क्या होंगे? थोड़े रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो इट टेक्स अ शेप ऑफ नियरली एन ऑक्टाहेड्रल, पर थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा क्योंकि एक लोन पेयर अभी भी वहां पे है। तो इट अज्यूम्स अ शेप ऑफ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, या इसी को क्या बोलते हैं हम? कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन या कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, XCF6, है ना। ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 6 बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर। 6 बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसके लिए टर्म क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, XCF6 के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में XCF6 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? XCF6 वैसे क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? XCF6 इज अ गैस। XCF6 इज अ गैस। तो XCF6 के फॉर्म में तो गैस स्टेट में है। जब ये सॉलिडिफाई होगा तो क्या बनेगा? XCF5 प्लस और F माइनस। मतलब सवाल कैसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ कैटायन ऑफ XCF6 सॉलिड? शेप ऑफ कैटायन ऑफ XCF6 सॉलिड। तो XCF6 सॉलिड स्टेट में आपको पता होना चाहिए कि XCF5 प्लस और F माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहे हैं? XCF5 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन, उसके हिसाब से आप उसकी शेप बताइए। तो XC मतलब 8 और 5 13, 13 में से एक निकल गया 12, sp3d2। sp3d2 में 5 बॉन्ड बनाने हैं आपको, 5 ही बॉन्ड बनाने हैं, मतलब स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप क्या आ जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ गई बात? आपसे पूछ लिया जाए PCl5 सॉलिड, PCl5 सॉलिड के एनायन का, है ना, इसके एनायन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो PCl6 माइनस। ठीक है, PBr5 में PBr4 प्लस और Br माइनस, सिर्फ Br माइनस, है ना। वहां पे फिर PBr6 माइनस नहीं बनता है क्योंकि ब्रोमीन का साइज काफी बड़ा है, 6 ब्रोमीन अकोमोडेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो दिस वाज BACPR थियरी, जिससे आपको क्या बताना है? शेप और ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड बातें, है ना, BACPR थ्योरी। आज के लिए इतना ही, सर बताएंगे अब इसके आगे। वैसे एक चीज नहीं बताई आपने। बताइए, बता दूं? मेरे को 5-2 वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुम्हें मालूम है ना, ये मालूम। तो बस ठीक है, सबको मालूम है। लो मैम अब बोलो। अब डाउट आ गया ना मेरे को। जैसे ये 7 है ना, क्या हो रहा है? हो रहा है कि पेन नहीं है अभी भाई। 7 में 7-0 का केस था, वैसे 6-1 का केस है, तो 5-2 का केस क्यों नहीं पढ़ा हमने, या 4-3 का केस आगे क्यों नहीं पढ़े हम, यहीं पर रुक क्यों गए, ये पूछ रहा है। ये बता रहा है कि मैंने बाकी लोगों को नहीं बताया। भाई लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 बॉन्ड हो गया, 8 पूरा। अब यहां जाओगे तो 2 लोन पेयर मतलब कितने हो गए? 4, 4 + 5 9 हो जाएंगे। संभव नहीं है ना, तो इसलिए आगे नहीं जाते। वैसे ही 6 वाले में भी 4 2 तक गए थे, 4 + 2 3 और 3 में नहीं गए थे, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तक पढ़ा था हमने ना। 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का केस कहां पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो 3 लोन पेयर मतलब 6 और 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3, फिर 9 हो गए, वो पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई बात?
मोर नेगेटिव एक्सियल पे मोर किसमें? इससे उल्टा होगा कि हाँ वही इससे उल्टा होता है। इसमें एक्चुअली बहुत कम मॉलिक्यूल्स ही हैं, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स ही नहीं है, तो इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन ही नहीं बनते हैं। IF7 ही बनता है और XCF5 वाला ही केस बनता है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई ज्यादा चक्कर ही नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। और इसके बॉन्ड्स की अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पे ये वाले पास पास हो गए ना, तो इनको दूर करना, यही वाला दूर जाएगा, अभी भी एक्सियल वाला ही जाएगा, इसमें केस ही नहीं आता इसका, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। कहीं कहीं लिखवा भी दिया है, एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ, कहाँ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। एक आध बच्चों ने दिखाया है मुझे, नॉट पॉसिबल, कैसे बनाओगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां तक आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बताइए, बॉन्ड पैरामीटर्स कर लें कि ये मोटी पढ़ लें?